श्री शक्ति क्लासेज में पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर है वो हमने जो चैप्टर नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक रखे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। वहां पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। 2 प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया था। कौन कौन से प्रकार? एक हो गया आपका योगात्मक अभिक्रिया होगी और दूसरी जो अभिक्रिया होगी वो थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारी जो तीसरा है वो प्रकार रहेगा अभिक्रिया का और वो रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले परिभाषा लिख लेता हूं मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया तो हमने देखी थी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था? विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक क्या करता था? दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता था वहां पर। अब यहाँ पर द्विविस्थापन में क्या होगा? अभिकारक आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। मतलब एक अभिकारक है वो क्या होगा? विस्थापित होगा और दूसरे अभिकारक का जो समूह है उसको वहां से विस्थापित कर देगा और दूसरे अभिकारक का जो अभिकारक का समूह है वहां से एक अभिकारक है वो पहले वाले अभिकारक के समूह को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो देखो परिभाषा से हम समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वो क्या होती है। द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिख रहा हूं समझना ढंग से। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाती है? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं, मान लो आपके पास में ये एक अभिकारकों का समूह है और एक आपके पास में अभिकारकों का समूह है CD, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या? अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का इस अभिकारक का ये जो एक समूह है ये एक अभिकारक है और ये दोनों मिलके तो ये क्या हो गया? अभिकारकों का एक समूह है। तो यहाँ पर ये जो दोनों अभिकारक है इन दोनों अभिकारकों में से एक अभिकारक क्या करेगा? इसके एक अभिकारक को विस्थापित कर देगा और अगर ये अभिकारकों का एक समूह इसके एक अभिकारक को विस्थापित करेगा तो ये भी शांत थोड़ी बैठेगा, ये भी क्या करेगा? ये बोलेगा मैं भी क्या करूंगा? यहाँ पर विस्थापित हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब या तो ये बोल सकते हो कि C ने A को विस्थापित किया तो A ने किसको विस्थापित कर दिया? C को विस्थापित कर दिया, ठीक है। मतलब एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं। या ऐसे मान सकते हो कि एक ने अगर विस्थापित किया तो दूसरा बोलेगा कि मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगा लेकिन मैं कहां पर जाके बैठ जाऊंगा? जहां से तू निकला है वहां पर जाके मैं बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा? देखो यहाँ पर B के साथ में कौन जुड़ जाएगा? C जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CB और प्लस का यहाँ पर क्या बन जाएगा? C की जगह कौन आ जाएगा? A। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A क्या बन जाएगा? A और D बन जाएगा, A और D बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होती है? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने एक इस प्रकार से केवल देखा था। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती कैसे है इसका हम क्या लेते हैं? एक बढ़िया सा क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। उसी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वो क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो उदाहरण है वो हम लेते हैं AgNO3। AgNO3 की जब क्रिया करवाई जाती है KCl के साथ में, किसके साथ में? KCl के साथ में। तो यहाँ पर होगा क्या? देखो ये Ag है वो क्या करेगा? इस K को विस्थापित कर देगा। या ऐसे बोल सकते हो ये K ने क्या कर दिया? Ag को विस्थापित कर दिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। वही क्या कहलाती है? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि जो आपका अधिक क्रियाशील तत्व होगा वही क्या करेगा? कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर वो झंझट ही नहीं है। यहाँ पर तो क्या होगा? एक दूसरे को यहाँ पर विस्थापित करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस Ag के साथ Ag की जगह कौन आ जाएगा? K आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा? बताओ Ag की जगह अगर K आ गया तो क्या बन गया? KNO3 या फिर K2NO3। NO3 के ऊपर मैंने आपको आवेश बताया था। NO3 के ऊपर आवेश कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो Ag पर कितना होगा? Ag प्लस होगा कि नहीं होगा? KCl होगा तो Cl के ऊपर अगर -1 होता तो K पर कितना होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि प्लस वाला किसके साथ में? माइनस के साथ में। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो 2 होने की जरूरत लिखने की जरूरत है? यहाँ पर नहीं है ना जरूरत है। तो यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे हम? KNO3 ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर Ag है वो Ag के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस। तो यहाँ पर भी 2 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख देंगे? AgCl।
हो गया आपका। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को क्या कर रहा है, यहाँ पर विस्थापित कर रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ बंध आपके टूटते हैं और वापस से क्या बनते हैं, कुछ नए बंधे वो बनते हैं। ठीक है, पुराने बंध आपके टूटेंगे, यहाँ पर जो HNO3 उनके मध्य जो बनते हैं वो टूट गए, कैल्शियम के मध्य जो बंध टूट गए थे और वापस से आपके क्या बने, नए है वो क्या बने, यहाँ पर बंधु का निर्माण हुआ है। तो ये क्या होगी, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। बिल्कुल आसान थी, हमने आसान भाषा में इसको समझ लिया और उदाहरण से आप समझ सकते हो। यहाँ पर वो झंझट नहीं है कि यहाँ पर अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील होगा। और अगर यहाँ पर देखें, अगर आपको यहाँ पर बताया जाए कि यहाँ पर Hg और K में से कौन अधिक क्रियाशील है, कल हमने सक्रियता सारणी पढ़ी थी। सक्रियता सारणी में हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन कौन से होते हैं, Cu, Hg और Au होता है। और पोटेशियम क्या कहां पर रहता है, आपका सबसे ऊपर रहता है। रहता कि नहीं रहता है? कैसे याद किया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी मैंने, प्रभु फिर जन्नत मांगे कर ना खोटा काम। तो वहां से हमने क्या देख लिया था, वहां पर देख लिया था हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील कौन कौन से तत्व है। तो यहाँ पर अगर पोटेशियम है वो क्या आपका अधिक क्रियाशील है ना, बहुत अधिक क्रियाशील है। और जो सिल्वर है वो आपका क्या है, कम क्रियाशील है। लेकिन फिर भी देखो एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। तो के ने इसको Hg को विस्थापित किया, तो Hg ने भी क्या कर दिया, के को विस्थापित, ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम आगे देखते हैं, अगली जो हमारी अभिक्रिया रहेगी वो रहेगी अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया रहेगी, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं उसको। तो चलो देखो पढ़ते हैं अगली, कौन सी अभिक्रिया है, चौथी होनी चाहिए, कौन सी होगी, अपघटनीय अभिक्रिया, या बोल सकते हो इसको, ये होती है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो फटाफट से इसकी परिभाषा लिख लेता हूं मैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से क्या बोला गया यहाँ पर, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक है, एक ही अभिकारक होगा। अभिकारक क्या रहेगा आपका, एक ही रहेगा। एक अभिकारक है वो क्या करेगा, टूट के कितने उत्पादों में बदल जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में वो बदल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होंगे, जो आपके पुराने बंध है वो टूटेंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, जो पुराने बंध टूट के वहां पर दो छोटे छोटे बंधु में क्या हो जाएगा, उनका दो या दो से अधिक है वो छोटे छोटे बंधु में उनका मतलब वो टूट जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं। चलो यहाँ पर उदाहरण लेने से पहले देखो अपघटनीय अभिक्रिया है, ये तो हमने समझ लिया कि क्या थे किसे। अब अपघटनीय अभिक्रिया है वो भी आपके बुक के अंदर है, वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है आपका विद्युत अपघटन, उसके बाद में उष्मीय अपघटन, और उसके बाद में होता है प्रकाशीय अपघटन। तो उनका है वो हम अच्छे से विस्तार से अध्ययन करते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होगा, उष्मीय अपघटन क्या होगा, और प्रकाशीय अपघटन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम, हमारे इसी के अंदर है वो सबसे पहला पार्ट है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, देखो कोई भी एक यौगिक लेते हैं, कोई भी एक यौगिक लेते हैं जिसका जलीय विलयन है, और उस जलीय विलयन में अगर हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसका क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। कहने का मतलब एक अभिकारक है वो कितने उत्पादों में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखो विद्युत अपघटन के लिए हम यहाँ पर एक यौगिक लेते हैं जैसे H2O। H2O यहाँ पर लिक्विड अवस्था में, ठीक है, किसमें, लिक्विड अवस्था में। अब इसमें जैसे ही हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद्युत धारा। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना रासायनिक समीकरण लिखने के चरण के अंदर, कि जब भी आपको कुछ दाब या कुछ लिखना है आपको कि किसकी वजह से अभिक्रिया हो रही है, उत्प्रेरक हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे तरह उत्प्रेरक की तरह कौन कार्य कर रहा है, यहाँ पर विद्युत धारा वो कार्य कर रही है। तो H2 है वो लिक्विड अवस्था में, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये मान लो इस प्रकार से एक बर्तन था, बर्तन के अंदर वो क्या भरा हुआ है, इस प्रकार से वो H2 भरा हुआ है, और इसके अंदर हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो H2 है वो आपका दो अणुओं के रूप में टूट जाएगा। और वो अणु कौन कौन से होंगे आपके, एक तो होगा आपका H2 और एक होगा आपका O2। क्या होगा,
एक तो होगा H2 और एक होगा आपका O2 हो जाएगा। एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो H2 है वो H2 और O2 में टूटा है। हमने पढ़ा है कि H2 है वो किसके रूप किससे बनता है, आपका H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, H2 को ऐसे तोड़ देते हैं, H प्लस और OH माइनस के रूप में तोड़ देते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब भी विद्युत अपघटन होगा, जब भी विद्युत अपघटन होगा या जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी या वृद्धि थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा और ना ही OH पे प्लस आएगा, ठीक है, या माइनस आएगा यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी देखो प्लस माइनस कुछ भी आवेश नहीं आता। जब भी विद्युत अपघटन होगा तो यहाँ पर उत्पादों में कोई भी प्लस माइनस आवेश नहीं आएगा। टूटने को तो H2O को, जब H2O का हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है तब H2O है वो ऐसे टूटता है। H2O का जब विद्युत अपघटन नहीं करवाते हैं तब H2O H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है। लेकिन ध्यान रखना जब भी हम H2O का क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब हमारा जो H2O है किस में टूटेगा, H2 और प्लस का O2 में टूटेगा। H और O में क्यों नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है वो क्या होता है आपका, कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। मतलब प्रकृति में हाइड्रोजन है वो कभी भी H के रूप में नहीं मिलता है, किसी ना किसी के साथ में संयोजित होता है। या तो वो हाइड्रोजन के साथ में संयोजित होकर H2 के अणु का निर्माण करेगा, और ऑक्सीजन भी कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहती है, वो भी O2 के रूप में ही रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया एक। इसी का एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे NaCl एक्वस वाष्प अवस्था में, उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन होता क्या है कि भाई, अब परिभाषा बिल्कुल आसान है विद्युत अपघटन की। कोई ऐसा यौगिक जिसका मतलब वह यौगिक जो आपका जलीय, जिसका जलीय विलयन है उसमें अंदर हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दो या दो से अधिक उत्पादों में वो टूट जाएगा। यहाँ पर देखो एक अभिकारक है और दो उत्पाद बन गए ना। तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, ये होगी अपघटनीय अभिक्रियाओं का प्रकार। और अपघटनीय अभिक्रियाओं में भी किसका प्रकार हो गया, विद्युत अपघटन का प्रकार हो गया। तो एग्जाम में तो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। एग्जाम में अगर H2O से H2 और O2 बन रहा है तब आप लिखोगे विद्युत अपघटन है, और H2O से H प्लस और OH माइनस से मतलब टूट रहा है तब आप लिखोगे भाई ये अपघटनीय अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि वहां पर भी आपका एक अभिकारक टूट के दो उत्पादों में बन रहा है। लेकिन आपको पूछ ले तो ये आपकी कौन सी होगी, अपघटनीय अभिक्रियाओं में भी विद्युत अपघटन का उदाहरण होगा। अब जैसे देखो NaCl, तो NaCl का जब उस NaCl के अंदर विद्युत धारा जलीय जो आपका वाष्पीय जो विलीन होगा उसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ पर ये टूट जाएगा Na और Cl में, Cl2 में। अभिक्रिया संतुलित नहीं है ना, यहाँ पर भी संतुलित नहीं थी, इसको अभिक्रिया को संतुलित करो, कैसे अभिक्रिया संतुलित होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बराबर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करूं मैं, यहाँ पर 2 करूं फिर 4 करूं, नहीं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया संतुलित हो गई। यहाँ पर इस अभिक्रिया को संतुलित करो, यहाँ पर Cl2 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, 2 करते यहाँ पर Cl2 2 हो गए, लेकिन Na कितने हो गए, Na आपके 2 हो गए, यहाँ पर Na कितना 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, या फिर ऐसा कर देता हूँ Na2 कर देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना आपका, ठीक है, ऐसे ऊपर वाले की तरह हम यहाँ पर Na2 और Cl2 कर दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोडियम एक धातु है और धातु मुक्त अवस्था में पाई जा सकती है, तो सोडियम मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर Na के रूप में मिलेगा, कभी भी आपको Na2 के रूप में नहीं मिलेगा। क्लोरीन आपकी ये धातु है, ठीक है, इसलिए वो क्या रहेगी आपकी, हमेशा वो संयोजित अवस्था में रहेगी, मुक्त अवस्था में आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर Na2 ना कर दो, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका विद्युत अपघटन के उदाहरण है, वो हो गया आपके। अब हम आगे पढ़ते हैं अपघटनीय अभिक्रियाओं में हमारा जो दूसरा प्रकार है वो होता है हमारा उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन क्या होता है, जब भी हम किसी अभिक्रिया को या कोई एक अभिकारक होगा उसको क्या करेंगे, अगर गर्म करेंगे मतलब उष्मा देंगे, तो उष्मा देने पर वो किस में बन जाएगा आपका, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। तो दूसरा जो आपका इसका प्रकार है किसका, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया का, वो कौन सा आपका उष्मीय अपघटन है। तो उष्मीय अपघटन में क्या होगा, एक अभिकारक होगा, उसको क्या देंगे हम, हीट देंगे, ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा देने से वो क्या हो जाएगा, एक अभिकारक है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो एक उदाहरण हम लेते हैं, अच्छा सा कौन सा लेते हैं, CaCO3, इसको क्या कहते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, हैं क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम गर्म करते हैं किसी अभिक्रिया को, तो वहां पर हम गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर गर्म कर रहे हैं,
तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इस प्रकार से एक डेल्टा का निशान लगा देंगे। ये आपका त्रिभुज नहीं है, ये आपका है, इसको बोलेंगे साइंस की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो ये आपका डेल्टा हो गया, इसका मतलब गर्म करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया CO छिद्र, जैसे हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन जाएगा आपका CO2 बन गया ना। और ये क्या होता है, CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, जिसके अंदर पानी नहीं डाल रखा होता ना, वो होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना। और अगर इसके अंदर H2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, बुझे हुए चूने का CaO के साथ में अगर जल ऐड कर दिया, जल ऐड करते ये क्या बन गया, CaOH2। ये क्या होता है आपका बुझा हुआ चूना, ये क्या होगा, बिना बुझा हुआ चूना। तो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त हुआ, हमारे को बिना बुझे हुए चूना, और साथ में क्या प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये तो आपको पता ही है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा ऊष्मीय अपघटन हो गया, जिसमें हमने एक अभिकारक है उसको उष्मा देने से दो या दो से अधिक उत्पादों में वो क्या हो गया, टूट गया, और ये ऊष्मीय अपघटन का प्रकार हो गया। तो जब भी आपको ऊपर डेल्टा दिखे और एक अभिकारक है और दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे, इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण होगा। और अपघटनीय अभिक्रिया में किसका उदाहरण होगा, आपका ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण होगा। क्या विद्युत अपघटन का उदाहरण होगा, नहीं होगा। विद्युत अपघटन का उदाहरण कब होगा, जब यहाँ पर विद्युत धारा लिखी होगी और यहाँ पर कोई भी आयन नहीं होंगे, यहाँ पर भी आयन नहीं है लेकिन यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण होगा। तो ये हमने पढ़ लिया। इसका दूसरा उदाहरण है वो कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो CaO प्लस का CO2 बन गया, मतलब ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण पढ़ लिया। अब हम अगला तीसरा जो हमारा इसका उदाहरण है वो पढ़ते हैं। वो कौन सा आपका, वो है प्रकाशीय अपघटन। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए थे, अभी तक हमने इसके अंदर दो पढ़ लिए हैं, ऊष्मीय अपघटन और कौन सा, विद्युत अपघटन। अब तीसरा हम पढ़ते हैं, कौन सा है तीसरा, तीसरा आपका प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन समझ में तो आ रहा है ना, कि नहीं तो ऐसे लग रहा है कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, समझते जाना है। हम आसानी में समझा रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, आपको बस ध्यान में रखना है कि कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो प्रकाशीय अपघटन, तो प्रकाशीय अपघटन क्या होगा, हम किसी वस्तु को क्या कर देंगे भाई, धूप में ले जाकर रख देंगे, तो वहां पर क्या होगा, वो धूप में ले जाकर रखेंगे तो जो अभिकारक है वो किसमें टूट जाएगा, उत्पाद में टूट जाएगा। प्रकाश में भी क्या होती है, एनर्जी होती है ना, धूप में भी क्या होती है, एनर्जी होती है ना, ऊर्जा होती है ना। भाई धूप में जाते हैं तो हमारे गर्मी नहीं लगती है, क्यों लगती है गर्मी, क्योंकि धूप से हमारे को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको प्रकाशीय अपघटन का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसका अगर करवाएंगे प्रकाशीय अपघटन। अब प्रकाशीय अपघटन, जैसे विद्युत अपघटन था तो विद्युत धारा लिखा, ऊष्मीय अपघटन था तो डेल्टा लिखा, फिर प्रकाशीय अपघटन में क्या लिखेंगे, प्रकाशीय में अपघटन में लिखेंगे यहाँ पर Hν। ये क्या आ गया सर, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं आज तक है, Hν ये लिखेंगे, ठीक है। या लिख देंगे यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश आसान है ना, नहीं आपको ये भी साथ में याद रखना है Hν। तो यहाँ पर जैसे ही हम HBr को है वो प्रकाश में रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका H2 और प्लस का Br2 में टूट जाएगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया संतुलित, अभिक्रिया को संतुलित कर लो। HBr कितने, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Br2 है 2 है, तो यहाँ पर क्या कर दो 2 कर दो, अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। अब देखो ये क्या चीज लिखी है मैंने, Hν, ये क्या होता है, ये अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा नहीं लिख के यहाँ पर लिख दो E मतलब एनर्जी, E मतलब क्या हो गया, एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास में एक प्लांक नामक वैज्ञानिक है, उसने फॉर्मूला दिया था, E वो समानुपाती होता है न्यू के। न्यू क्या होता है, न्यू होती है आवृत्ति, क्या होती है, आवृत्ति, न्यू क्या होती है, आवृत्ति। अब ये क्या फॉर्मूला बना आपका, देखो मैं इससे थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे, आपके आगे कक्षाओं में आएगा, फिर मैं बता देता हूं कि जो आपकी प्रकाश की ऊर्जा है वो समानुपाती होती है आवृत्ति, और ये किसकी आवृत्ति होती है, ये फोटोनों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, फोटोन, मतलब प्रकाश आता है ना, ये इस प्रकार से मान लो प्रकाश किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण आती है ना, तो वहां पर क्या होता है, किरण के साथ साथ में किरण आती है तो वहां पर छोटे छोटे कण होते हैं, कण है उनके पास में ऊर्जा होती है, मतलब एक छोटा कण उसके पास में ऊर्जा, एक छोटा कण उसके पास में ऊर्जा, वो सारे कण है इस प्रकार से चलते हैं। और जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनके पास में ऊर्जा होती है उनको बोलते हैं फोटोन। और वो फोटोन अपनी जगह पर नहीं रहते, वो कंपन करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं,
कंपन करते रहते हैं, इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे आगे चलते रहते हैं, जिनको बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंग, प्रकाश जो आपका होता है ना, वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जिसमें माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण, अगर ऐसा हो रहा तो माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो प्रकाश भी आपका एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो ये जो कण है, जो प्रकाश के तरंग के जो कण है, उनको बोलते हैं फोटोन के कण। तो फोटोन क्या करते हैं, 1 सेकंड में जो इस प्रकार से कंपन करते हैं, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो फोटोनों के पास में जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, उतनी ज्यादा प्रकाश की किरण के साथ में क्या होगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। तो फोटोनों की आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पर ये समानुपाती नहीं होता है, और जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा h, और ये h होता है आपका प्लांक नियतांक। प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए यहाँ पर ये जो नियतांक आता है वो था आपका प्लांक नियतांक। तो ये तो आपको मैंने ऐसे बताया था एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए है, आप इतना ज्ञान रखो तो बहुत अच्छी बात है आपके पास में। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर ऊर्जा कौन सी होगी आपकी, ऊर्जा होगी h न्यू के बराबर। तो यहाँ पर लिखोगे h न्यू, या लिख दोगे प्रकाश, इसको बोलते हैं न्यू, वी नहीं बोलेंगे, न्यू। क्या बोलेंगे इसको, न्यू। नया 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 नहीं है, ये न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किसका उदाहरण हो गया, आपका प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण हो गया। क्या कर दिया हमने, HBr है, उस HBr का प्रकाशीय अपघटन हुआ है, तो किसमें टूट गया, वो H2 और Br2 में टूट गया यहाँ पर। तो ये देखो एक अभिकारक से कितने उत्पाद बन गए, 2 उत्पाद बन गए, और ये किसका उदाहरण हो गया, अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो ये हो गई हमारी अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। 3 उदाहरण हमने देख लिए थे, 3 इसके प्रकार देख लिए थे, कौन से, विद्युत अपघटन हो गया, फिर उसमें अपघटन हो गया, और फिर हमारा तीसरा हो गया प्रकाशीय अपघटन। तो ये हो गया आपके अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। अब हम आगे वो पढ़ते हैं हमारी मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद और तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया 500 प्रकार है ना। तो मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, सबसे पहले पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया के बारे में। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ही हम क्या करते हैं, अभिकार को मिलाते हैं, कोई भी हमारे को अभिक्रिया करवानी है, तो अभिक्रिया करवाने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक अभिकारक की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब जो अभिकारक लेते हैं, अब अभिकारक है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, दाब देंगे, ताप देंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, वो देंगे। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बहुत ही तेज गति से संपन्न हो जाती है, मतलब अभिकारक है वो जल्दी से किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक है वो किस में बदल जाता है, तीव्र गति से, तेज गति से है, वो किस में बदल जाता है, आपका उत्पाद में बदल जाता है, उसको कहते हैं हम तीव्र अभिक्रिया। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, वो हमारा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले 500 पाठ की सबसे जो पहली जो आपकी अभिक्रिया है वो यही है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, HCl, और प्लस का प्रबल क्षार कौन सा होता है, NaOH। इसकी जो अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ पर क्या बनता है बताओ, NaCl, और प्लस का क्या बनता है आपका H2 बनता है। सबको बताने कैसे बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, या बोल सकते हैं इसको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया है, इसको पूरा होने में जो समय लगता है वो T बराबर लगता है टाइम मतलब क्या हो गया, टाइम, वो लगता है 10 की पावर -10 सेकंड। कितना समय लगता है, 10 की पावर -10 सेकंड की, मतलब केवल 10 की पावर -10 सेकंड में ये अभिक्रिया वो क्या हो जाती है, आपकी संपन्न हो जाती है। अब देखो 10 की पावर -10 सेकंड कितना कम होता है, 1 सेकंड, फिर 1 से कम -1 सेकंड, -2 सेकंड, कितना है 10 की पावर -10 सेकंड, मतलब इतनी तीव्र गति से अभिक्रिया ये होती है। जैसे आप क्या करोगे, प्रबल अम्ल लोगे, प्रबल क्षार लोगे, जैसे उनको मिला दिया, मिलाती इतनी तेज अभिक्रिया होगी कि वो इतनी समय हम देख नहीं है पर इतना ये जल्दी है अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उनको हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे पौधे होते हैं, पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है ना। पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन प्राप्त किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसका जो आधा समय होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अर्धायुकाल, जिसको हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण का अर्धायुकाल, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे T½ से। T½ से, अब देखो मैंने T½ कैसे लिखा है, ऐसे नहीं लिखना है T½ ये नहीं, T लिखोगे और उसका आगे यहाँ पर नीचे लिखना है, क्या आपको लिखना है, हाफ लिखना है। T½ होता है 10 की पावर -12 सेकेंड, मतलब
और ये अर्धायुगाल क्या होता है इसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ, ये भी बोर्ड की दृष्टि से इंपोर्टेंट है आपका अर्धायुगाल की परिभाषा। ये होती है अभिकारकों की आदि मात्रा का उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है अर्धायुकाल। मतलब अभिकारक है, अभिकारकों की आदि मात्रा, जैसे मान लो हमने 10 ग्राम है वो अभिकारक लिया, तो 10 ग्राम अभिकारक में से 5 ग्राम अभिकारक अगर उत्पाद में बदल गया तो ये 5 ग्राम जो अभिकारक उत्पाद में बदला है, तो ये 5 ग्राम उत्पाद में बदलने पर जो जितना समय लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो कितना होता है टी हाफ बोलोगे इसको, टी हाफ बराबर होता है 10 की पावर -12 सेकंड। मतलब आधी अभिक्रिया है उसको वो भी कितनी जल्दी संपन्न हो जाती है 10 की पावर -12 सेकंड में ही संपन्न हो जाती है। तो सोच सकते हो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितनी तेज होती है। अब यहाँ पर तो ये हो गया आपके त्रिव अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। और त्रिव अभिक्रिया किसे कहते हैं जो बहुत तेजी से संपन्न होगी, और इसके दो हमने कुछ उदाहरण देख लिए। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी और ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल हो गया। और ये अर्धायुकाल की आपकी क्या होगी परिभाषा होगी, जो आपको ये बहुत इंपोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो कितने समय में पूरी होती है, तो आप फटाफट से आपको पता होगा तो क्या जवाब दे दोगे कि वहां पर समय लगता है 10 की पावर -10 सेकंड। या ऐसे बोला जा सकता है कि 10 की पावर -10 सेकंड जो है समय लगता है वो कौन सी अभिक्रिया को लगता है, तो वो बोल देगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको संपन्न होने में लगता है। ये जो 10 की पावर -10 सेकंड है ये आपकी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो लिखोगे आपका त्रिव अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये आपने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं मंद जो आपकी है वो अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखो आगे हमारा मंद अभिक्रियाएं। तो मंद अभिक्रियाएं कैसे कहते हैं, मंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको संपन्न होने में कई मिनट लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई घंटे भी लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई दिन लग जाते हैं, और यहाँ तक कि कई साल लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हजारों साल भी लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में मिनट, साल, घंटे, ठीक है, कई दिन या कई साल या कई हजारों साल है वो क्या होने लग जाते हैं, इनको अभिक्रिया संपन्न होने में लग जाते हैं। इसका एक सबसे जो अच्छा उदाहरण है जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं वो है आपका लोहे पर जंग लगना। क्या है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग है वो लगना, देखो लोहा पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे अभिक्रिया होती रहती है, तो लोहे पर जंग लगना है वो काफी समय तक चलता रहता है ना, और लोहे पर फिर क्या लगता है धीरे धीरे वो जंग लगता है। तो लोहे पर वो जंग लगने की अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको इंपोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। क्या होता है देखो लोहे पर जंग है वो कैसे लगता है भाई, मान लो ये लोहा है, तो यहाँ पर मान लो अभी पड़ा है, आप मान लो आपके घर के अंदर लोहा पड़ा है अभी यहाँ पर, तो क्या उस पर जंग लगता है क्या, लगता है क्या जंग, नहीं लगता ना। घर के अंदर पड़ा है नहीं लगता है ना। लेकिन अगर आप क्या कर दोगे इसको बाहर रख दोगे, ठीक है, बाहर रख दो, तो बाहर रखने पर क्या हो जाता है लोहे पर क्या लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। ये बाहर रखते हैं क्यों लगना शुरू हो जाता है जंग, और अंदर रखते हैं तब जंग लगना शुरू क्यों नहीं होता है, तो उसका कारण देखो यहाँ पर। सबसे पहले देखो लोहा लेते हैं हम। अब लोहा कैसे लेंगे, कोई लेकर थोड़ी आएंगे लोहे का, यहाँ पर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अभिक्रिया करवा रहे हैं तो रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ेगी, और रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो वहां पर हमारे को लोहे का क्या चाहिए, प्रतीक चाहिए। और लोहे का प्रतीक क्या होता है, लोहे मतलब आयरन, आयरन मतलब फेरस, फेरस मतलब Fe, मतलब लोहे का प्रतीक क्या होता है Fe। तो हम यहाँ पर लोहा नहीं लेकर आएंगे, यहाँ पर हम लोहे का प्रतीक लेकर आएंगे, ठीक है, Fe। अब इस Fe ये लोहा लेकर आगे, अब हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो हम अपनी भाई बोलते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा कि जो लोहा है, लोहे पर जो आपका जंग लगता है वो किस कारण लगता है, पानी उसके ऊपर गिरेगा तो लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इसका मतलब यहाँ पर पानी होना आवश्यक है, लोहे पर जंग लगना। इसीलिए बाहर जब पड़ा रहता है तो उस पर पानी गिरता रहता है, मान लो बरसात के समय या फिर जैसे रात के समय जब सुबह सुबह होती है तो वहां पर ओस आती है, थोड़ी बहुत है वो नमी रहती है, इस वजह से वहां पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो मतलब लोहे पर जंग लगना है तो वहां पर किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। जल के साथ साथ में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। अगर आप लोहे को अंतरिक्ष में मतलब ले जाकर छोड़ दोगे तो उस पर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर तो ऑक्सीजन नहीं है और वहां पर जल भी नहीं है, तो वहां पर लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो आप Fe की जब अभिक्रिया होगी O2 के साथ में, और O2 की उपस्थिति में किसके साथ में अभिक्रिया होगी, अगर H2 के साथ में अभिक्रिया होगी,
ठीक है। तो ये आपको चीज आनी Fe है, लोहा है, लोहे की अभिक्रिया O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और जल के साथ में। तो जब इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका Fe2O3.2H2O और ये होता है आपका जंग। ये क्या होता है, जंग होता है Fe2O3.2H2O, ये हो गया जंग का सूत्र। अब ये देखो अभिक्रिया क्या संतुलित है भाई, ये तो हमने देख लिया भाई, ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है भाई। हमें पता है मंद अभिक्रिया होती है, लोहे पर जंग लगना क्या है, कई सालों तक लगता रहता है, कई महीनों तक लगता रहता है, कई मतलब हजारों सालों तक लगता रहता है। तो ये तो मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब ये देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यहाँ पर Fe कितने हैं आपके, 2 है, और यहाँ पर कितने, 1 है, तो यहाँ पर कितने कर देते हैं, 2 कर देते हैं, आसान है। अब Fe यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब देखो यहाँ पर जब हमारा भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहले छोड़ते हैं और फिर हम जो अन्य यौगिक है उनको संतुलित करते हैं। तो अन्य यौगिक हमने संतुलित कर लिया, अब ऑक्सीजन को संतुलित करो। तो ऑक्सीजन कैसे संतुलित होगी, देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 और 3 है, इस साइड में कितने हैं, 3, और ये देखो 2 × 1 मतलब कितने हो गए, 2 और 3 कितने हो गए, 2 3 कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो 2 3 हो गए आपके 5। तो आप यहाँ पर 5 कैसे करोगे बताओ मेरे को, किस प्रकार से आप 5 कर सकते हो, यहाँ पर 5 कर सकते हो। यहाँ पर 2 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 करते यहाँ पर कितना हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 हो जाएंगे, नहीं होगा। यहाँ पर 3 करोगे तो 6 हो जाएंगे, तो ये तो 6 और 7 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर तो आप जोड़ के कुछ ऐड करके 5 नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ अन्य जोड़ना पड़ेगा, तभी आप वो क्या कर पाओगे, संतुलित कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर मान लो आप 2 कर देते हो, कितना, 2, तो 2 करोगे तो पहले हम इसको 2 करते हैं। यहाँ पर Fe कितना हो गया आपके, मान लो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो Fe कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर आप Fe लिख दो, ये हो गया आपके 4। अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × 3 कितने हो गए, 6, तो मतलब 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने होंगे, ये पहले 2 इससे गुणा होगा, तो 2 गुणा हुआ 4, मतलब 2 × 2 4 4, और यहाँ पर कितना 1 है, तो मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 2 × 3 मतलब 6, मतलब टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कैसे भी करके वो क्या करने हैं, 10 आपको क्या करने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन करने हैं। अब 10 ऑक्सीजन कैसे करो, यहाँ पर 5 लगा दो, 10 हो जाएंगे, 5 × 2 10, लेकिन ये भी तो है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको कुछ भी करके यहाँ पर 10 करना है। तो 10 कैसे होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4, तो ये कितने हो गए, 4 × 2 कितने हो गए, 8, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2, और ये 1 कितना हो गया आपका, 2 और इंटू यहाँ पर जो 1 करोगे तो मतलब 2 ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संतुलित हो गए। यहाँ पर भी देखो 2 × 3 6, और ये 2 पहले इससे गुणा हो तो 4 हो गया, 4 फिर इससे गुणा हो तो 4, मतलब 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो अब संतुलित है या नहीं है, हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो उस साइड में देखो कितने हैं हाइड्रोजन, उस साइड में आपके देखो कितने हो गए, यहाँ पर देखो कितने हो गए, 2 और 2 4, नहीं पहले देखो ये 2 × 2 गुणा होगा किससे, यहाँ पर किससे गुणा हो गया, ये कितना हो गए, 4 हो गए, 4 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। अब ऐसी प्रॉब्लम है वो आपके आएगी, यहाँ पर आएगी ना, ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, हम यहाँ पर कुछ और मान चेंज करेंगे तो संतुलित हो जाएगी। अब कुछ ऐसी कंडीशन अगर आपके आ जाती है, तब आप फॉर्मूला कौन सा प्रयोग में लोगे, ABCD जो आपको फॉर्मूला बताया उसी का आप प्रयोग करके यहाँ पर करोगे। कैसे करोगे, देखो फटाफट से मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको हम संतुलित कर सकते हैं, लेकिन मान लो जो अभी मैंने यहाँ पर बताया है उस तरीके से, मान लो प्रॉब्लम Fe को संतुलित कर दिया, ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया, अब हमारा हाइड्रोजन संतुलित नहीं हो रहा है, तो उसको संतुलित करने के लिए हम ABCD फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं A B C और D। अब जितने अलग अलग परमाणु उनको लिख दो, कितने हैं, मेरे को तो 3 दिख रहे हैं, Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इतने ही है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले Fe कितना है, साइड में A है, तो ये A लिख दिया, ठीक है। और एक यहाँ पर Fe नहीं है, यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं है। इस साइड में देखो Fe कितने हैं, बराबर करके Fe कितने हो गए, 2D, तो यहाँ पर हो गया 2D है, कितने हैं, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं, 2 × B कितने हो गए, 2B, प्लस यहाँ पर कितने हैं, देखो C × 1 मतलब प्लस का C, और नहीं ऑक्सीजन तो बराबर कर दिया। समझ में आ रहा है ना भाई, ऑक्सीजन कितने से साइड में B × 2 कितने हो गए, 2B हो गया, 2B लिख दिया। अब प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन और है यहाँ पर, तो C × 1 कितना हो गया आपका, C हो गया, बराबर करके। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने, D × 3 कितना हो गया, 3D, और है ना ऑक्सीजन, ये भी तो है ना, तो पहले D क्या होगा, इससे गुणा होगा, D इससे गुणा होगा मतलब 2D, और 2D और फिर यहाँ पर कितना होगा, 1 से गुणा होगा, तो 2D × 1 कितना हो गया, 2D, मतलब प्लस करके क्या लिख दोगे, 2D, और 3D और 2D कितना हो गया आपका, 5D, ठीक है।
अब देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है इस साइड में, पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया 2C, तो ये हो गया 2C, 2 into C बराबर, इस साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 2C बराबर इस साइड में कितना हाइड्रोजन हो जाएंगे, देखो पहले D गुना होगा इससे, तो D into 2 कितना हो गया 2D, 2D into 2 कितना हो जाएगा 4D, तो ये हो गया 4D। अब ज्यादा बार कौन आ रहा है, D आ रहा है ना, तो किसको मानोगे आप, तीनों में डी आ रहा है, इसका मतलब डी को ही क्या मानोगे 1 मानोगे, तो डी बराबर मान लिया 1, और डी बराबर 1 मान के ए बराबर कितना आ गया 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए बराबर कितना आ गया 2, भाई ए बराबर क्या 2 into डी का मान रख दो 1, मतलब ए बराबर आ गया 2। सी का मान निकालो यहाँ से, सी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, डी का मान कितना है 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2C बराबर 4 into 1, मतलब सी बराबर कितना आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया, मतलब सी बराबर 2 आ गया, मतलब सी बराबर लिख दो 2। अब यहाँ पर मान रखो इसमें, यहाँ पर कितना आ रहा है 2b प्लस का सी का मान रखो कितना है 2 बराबर 5 इंटू डी का मान कितना है 1 है, 1 रख दिया, तो यहाँ से क्या हो गया 2b बराबर 5, उस साइड में भेज दो तो माइनस का 2, तो 2b बराबर कितना हो गया 3, और b बराबर कितना आ गया आपका 3/2, तो b बराबर आ गया आपका 3/2। अब देखो ये इतना तो कर लिया हमने, अब मान रख देते हैं यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 2 है, ये 2 रख दिया, b का मान कितना है, b का मान हमारे पास में है वो 3/2, फिर सी का मान कितना है, सी का मान देखो सी का मान है 2, ये 2 रख दिया, डी का मान कितना है, डी का मान 1 था, तो ये 1 रख देते हैं यहाँ पर 1, ये अभिक्रिया संतुलित है आपको। फिर भी यहाँ पर देखो नीचे 3/2 आ रहा है, तो इस बट्टा में इसको गायब करना है, तो गायब करने के लिए यहाँ पर नीचे 2 है, तो 2 को गायब करना है, तो पूरी अभिक्रिया को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा करो यहाँ पर, तो पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 हो गए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2 तो हाँ 2 गायब हो गया, ठीक है 3 ही बचेंगे यहाँ पर, भाई 3/2 है, उससे 2 से गुणा करें 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करें कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ पर 2 से गुणा करें कितने हो गए 2, 1 into 2 2 होते हैं। अब देखो अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, 4 Fe 3 2 6 और 4 कितने 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी देखो कितने 2 into 3 मतलब 6 और ये पहले 2 इससे गुणा होगा 4 ऑक्सीजन, 6 और 4 कितने हो गए 10 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो इस साइड में कितने हैं 2 और 2 कितने हो गए 2 और 2 4 मतलब 2 into 2 करना है यहाँ पर, 2 into 2 4 into 2 कितने होते हैं 8, तो 8 होगी, इस साइड में भी कितने 4 into 2 8, तो हमारे वो जो पीछे था उसमें हमारे क्या करना था, यहाँ पर 4 लिखना था और यहाँ पर क्या लिखना था 3 लिखना था, तो वो मान लो अगर आपके ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब आप सोच नहीं पाते हो, तब ये तो हमारे पास में एक अन्य जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास में है ही है, तो आप इस प्रकार से इसको संतुलित कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी मंद अभिक्रिया। तो आज वो हमने कौन कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया, आज वो हमने पढ़ लिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर भी हमने 3 अभिक्रियाओं को पढ़ा, कौन कौन सी अभिक्रिया थी वो, सबसे पहले थी हमारी विद्युत अपघटन, दूसरी थी ऊष्मीय अपघटन, तीसरी थी हमारी प्रकाशीय अपघटन, और उसके बाद में हमने पढ़ा मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, और मंद और तीव्र अभिक्रिया वो कौन सी होती है, मतलब उनके बारे में पढ़ दिया। तीव्र अभिक्रिया जो बहुत तेजी से संपन्न होती है, और मंद अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कई सालों या कई महीने या कई घंटे तक लग सकते हैं। तो आगे जो हमारी अभिक्रिया के प्रकार रहेंगे वो अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे।